हाँ भाई लाओ, तैयार है गे। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है कल के लेक्चर में हमने अपनी WBC को कंप्लीट किया था, ठीक है भाई। तो WBC जिससे आप श्वेत रक्त कणिका बोलते हैं उसके बारे में कल हमने डिटेल से बात की थी और हमने देखा कि भाई WBC के कितने टाइप्स होते हैं और जो टाइप्स होते हैं उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना, उनका डायग्राम हमने बना के देखा था। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने कल WBC से पुटअप किए थे, ठीक है, मतलब कंप्लीट कर लिए आज। अच्छा, एक पॉइंट और लिखना चाहें ना आप WBC में एक पॉइंट और लिखना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। WBC जो है ना, WBC उसमें एक पॉइंट और आप नोट कर लीजिए चाहें तो। क्या लिखना? WBC की कमी ल्यूकोपीनिया, WBC की जो कमी होती है ना उसे तो हम बोलते हैं ल्यूकोपीनिया व अधिकता को ल्यूकेमिया कहते हैं। ये दो वर्ड ऐड कर लीजिए आप कि WBC की कमी हो जाए उसे तो आप ल्यूकोपीनिया कहते हैं और यदि WBC की अधिकता हो जाए तो उसे आप ल्यूकेमिया कहते हैं। ल्यूकोपीनिया एंड ल्यूकेमिया। जैसे मैंने आपको एरिथ्रोसाइटोपीनिया एरिथ्रोसाइट बताया था ना, किसमें? RBC में। तो उसी प्रकार यदि WBC की कमी हो जाएगी तो आप उस टर्म को बोलेंगे ल्यूकोपीनिया और WBC की अधिकता यदि हो जाएगी तो आप उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। ये दो टर्म आप ऐड कर लेना भाई, ठीक है। चलिए, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने प्लेटलेट्स के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग लगाना आप, जो थर्ड है अपनी प्लेटलेट्स। इन प्लेटलेट्स को आप बिम्बाणु और पट्टिकाणु के नाम से भी जानते हैं, ये इनका अदर नाम है ना। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए प्लेटलेट्स जिनको आप बिम्बाणु या पट्टिकाणु भी कहते हैं ना। लिखिए इसमें, इन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट। नेक्स्ट पॉइंट, ये अनियमित आकार की व केंद्रक रहित होती हैं और इनका भी कलर WBC की तरह होता है, मतलब रंगहीन होती है ना, ये भी रंगहीन होती हैं, केंद्रक रहित होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी संख्या 1.5 से 3.5 लाख पर MMQ होती है। 1.5 से 3.5 लाख पर MMQ होती है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा की मेगा कैरियोसाइट, अंडरलाइन करना है इसको, मेगा कैरियोसाइट कोशिका के टूटने से होती है।
नेक्स्ट पॉइंट, इनका जीवन काल 7 से 10 दिन का होता है। ये डेटा आपको अलग अलग बुकों में अलग अलग मिल जाएगा, पर आप 7 से 10 दिन लिखिए इसमें ना। नेक्स्ट पॉइंट, इनका व्यास सबसे कम 2 से 4 μm होता है। ये रुधिर का थक्का जमाने में सहायता करती हैं। ठीक है, इतने ही पॉइंट लिखने हैं आपको प्लेटलेट्स में केवल। नोट कीजिए फटाफट, फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। और इसमें भी यदि अधिकतर वो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इनकी कमी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहलाती है। कमी ही पूछी जाती है आपसे, वैसे अधिकता हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस, पर आप इसकी केवल कमी लिख लीजिए थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ना। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, अधिकता को थ्रोम्बोसाइटोसिस कहा जाता है। आप लिखना चाहे तो एक्स्ट्रा लिख लेना जिन बच्चों को लिखना है, थ्रोम्बोसाइटोसिस। फटाफट से नोट कर लीजिए सभी। चलिए अब इसको एक समझ लेते हैं ना। सुनिए, तो अपनी जो रक्त कणिका हैं वो 3 थी, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आरबीसी के बारे में हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया, डब्ल्यूबीसी के बारे में हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया। अब अपनी है प्लेटलेट्स, जो कि तीसरे नंबर की रुधिर कणिका होती है। तो क्या है प्लेटलेट्स भाई? एक तो इस प्लेटलेट्स को आप बिम्बाणु कह सकते हैं, आप इसको पट्टिकाणु कह सकते हैं, और आप इसको थ्रोम्बोसाइट भी कह सकते हैं ना, थ्रोम्बोसाइट भी इसका नाम है। लेकिन एक ऑथेंटिक बात क्या है मैं आपको बता दूं कि जो स्तनधारी होते हैं ना, स्तनधारी है ना, स्तनधारियों के अलावा जितने भी और जंतु हैं उनमें इसका नाम होता है तरकु कोशिका या थ्रोम्बोसाइट। तरकु कोशिका भी कहते हैं, लेकिन तरकु कोशिका इसका नाम किस में होता है? स्तनधारियों के अलावा जो और जीव है ना उसमें प्लेटलेट्स का नाम इस तरकु कोशिका या थ्रोम्बोसाइट होता है। ठीक है, तो हम इसको अपने लिए भी थ्रोम्बोसाइट शब्द यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए आपको पढ़ लेना है। अच्छा, इसकी आकृति जो होती है वो इर्रेगुलर होती है, कोई साइज से शेप नहीं होता इसका। और ये भी कैसी है? केंद्रक रहित होती है ना, केंद्रक इसके पास भी केंद्रक का क्या होता है? अभाव होता है। नेक्स्ट, इसकी संख्या जो होती है वो 1.5 से 3.5 लाख पर mm की होती है। 1.5 से 3.5 लाख पर mm इसकी संख्या होती है। किसकी भाई? थ्रोम्बोसाइट्स की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका जो निर्माण है ना, इसका जो निर्माण होता है, अरे रेड बोन मैरो में तो होगा ही होगा सभी का, लेकिन इसका निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से होता है। रेड बोन मैरो के अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिका होती हैं, उन कोशिकाओं का नाम है मेगा कैरियोसाइट। क्या नाम है उनका? मेगा कैरियोसाइट, है ना। ये ऐसी कोशिकाएं जिनका केंद्रक बहुत बड़ा होता है, मतलब बहुत बड़ी आकृति की कोशिकाएं ये।
तो मेगा कैरियोसाइट जब कोशिकाएं टूटती हैं तो उनके टूटने से किसका निर्माण होता है, प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना, प्लेटलेट्स का जो निर्माण है वो मेगा कैरियोसाइट से होता है। किससे होता है, मेगा कैरियोसाइट से। ठीक है, नेक्स्ट, इसका जो जीवन काल है वो लगभग 1 सप्ताह का होता है। कितना होता है, 1 सप्ताह का होता है, यानी कि 7 से 10 दिन का होता है। ठीक है, और WBC का 1 सप्ताह से कम है। आप तो यूँ मान के चलो WBC का तो 7 दिन से कम होता है और इसका 7 दिन या 7 दिन से अधिक का होता है प्लेटलेट्स का। ठीक है, इसका जो व्यास है वो सबसे कम है, 2 से 4 म्यूएम है केवल। देखो RBC का 7 से 8 म्यूएम होता है, WBC का 10 से 12 म्यूएम होता है, लेकिन इसका जो व्यास है वो सबसे कम होता है, 2 से 4 म्यूएम। तो सबसे छोटी आकृति की कोशिकाएं होती हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट, ये इसका इम्पोर्टेंट काम आप जानते ही हैं कि प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, ये रुधिर का थक्का जमाने में सहायता करती हैं। अब कैसे सहायता करेंगी वो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि आखिर ये थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स कैसे हमारी बॉडी के अंदर रुधिर का थक्का जमाती है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है भाई, और इसकी कमी यदि हो जाती है तो आप उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। और जब इसकी संख्या लगभग 20-25 हज़ार पर MMQ रह जाए ना, या 50 हज़ार से कम हो जाए, है ना, 50 हज़ार तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उससे कम यदि हो जाती है ना तो फिर हमें प्लेटलेट्स की आवश्यकता पड़ती है। आपने सुना होगा ना डेंगू चिकनगुनिया, उनमें प्लेट्स की कमी हो जाती है, ये वही प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, तो हम रक्त जब चढ़ाते हैं ना तो उसमें प्लेटलेट्स को हम ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे। तो ये आपकी प्लेटलेट्स है। क्या है इसमें बोलिए, छोटे छोटे से 4-5 पॉइंट ही तो पढ़ने हैं आपको, कर लेंगे ना इनको आराम से। चलिए, तो आपकी जो रक्त कणिका हैं वो पूरी कंप्लीट है। ठीक है, तो रक्त कणिकाओं में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रत्येक पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए भाई, सभी की सभी पॉइंट पढ़ना है आपको इनमें। चलिए नेक्स्ट आप हेडिंग लगाइए, रुधिर के कार्य, रक्त के कार्य लिखो। अरे जिन्होंने रुधिर कर लिया है वो कटना मत भाई, एक ही बात है, रक्त के कार्य। ठीक है, तो रक्त के कार्य जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्य करता है ब्लड हमारी बॉडी के अंदर। तो हम इनको लिस्ट आउट करते हैं, इनकी लिस्ट बनाते हैं पॉइंट बनाकर, है ना। आप लिखिए, केवल लिखना पहला पॉइंट ऐसे लिखना, नंबर 1 पॉइंट ऐसे रोमन संख्या में। ठीक है, लिखिए, गैसों का परिवहन करता है। बोलिए, करता है कि नहीं करता, लिख लिए, गैसों का परिवहन करता है, ये पहला कार्य है। ठीक है, मैं लिखा ही देता हूँ, आप फिर मुझे पता है। देखिए, पहला कार्य होता है गैसों का परिवहन। नेक्स्ट, पोषक पदार्थों का वितरण। हार्मोन का संवहन। उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन। उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन। नेक्स्ट, चोटों की मरम्मत, इसमें WBC हेल्प करती है। रोगों से बचाव, आप लिख सकते हैं बक्षकाणु कोष का। रोगों से बचाव।
ताप नियंत्रण, ठीक है, गैसों का परिवहन हो गया, पोषक पदार्थों का वितरण हो गया, हार्मोनों का संवहन हो गया, उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन हो गया, चोटों की मरम्मत, रोगों से बचाव, है ना। एक आप लिखना रुधिर स्कंदन में सहायता, रुधिर स्कंदन में सहायता। कितने हो गए? 8। 9वां लिख लिए ऊर्जा निर्माण में सहायक, ठीक है। बहुत है इतने ही। लिख लीजिए इनको। और वैसे जल संतुलन वगैरह ये भी करता है, पर वो कोई काम के नहीं है, इतने ही बहुत हैं आपके लिए। लिख लिए? चलिए अब सुनिए भाई, देखिए जो आपका ब्लड है ना, ब्लड जो रक्त है, वो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट कार्य एक्ट करता है, ठीक है। अब कौन कौन से कार्य करता है जरा ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहला होता है गैसों का परिवहन। आप मुझे बताइए, आपका जो रक्त है क्या आपकी बॉडी में गैसों का परिवहन नहीं करता है क्या? गैस कौन सी? O2 और CO2। अरे O2 और CO2 का परिवहन नहीं करता क्या? ये करता है ना हीमोग्लोबिन के माध्यम से। अरे आरबीसी होती है रक्त में और आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन के माध्यम से ये क्या करता है? O2 और CO2 जो गैस है उनका ट्रांसपोर्टेशन करता है, उनका परिवहन करता है। बोलिए करता है कि नहीं करता? ठीक है। नेक्स्ट है पोषक पदार्थों का वितरण। अब पोषक पदार्थों का भी वितरण करता है ना ये। मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपका भोजन छोटी आंत्र में कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है तो जो ग्लूकोज अमीनो अम्ल बसा है वो रुधिर वाहिका के माध्यम से तो प्रत्येक ऑर्गन्स के पास पहुंचेंगे। अरे उनको पहुंचाने के लिए कोई और थोड़ी है, कौन है? रुधिर वाहिका। तो रुधिर के माध्यम से ही हमारे जो पूरे पोषक तत्व है ना या पोषक पदार्थ है उनका क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बोलिए होता है कि नहीं होता? तो कार्य ही तो है ये। हार्मोन का संवहन, जो भी हार्मोन आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रेवल करते हैं, उन हार्मोन को लाने ले जाने का कार्य भी कौन करता है? बोलिए रक्त करता है। सिंपल सी बात है। उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन। अब उत्सर्जित पदार्थ कैसे? उत्सर्जित पदार्थ हैं आपके जैसे CO2 है, पसीना है, यूरिया है, जिसको आप मूत्र के माध्यम से बाहर निकालते हैं। तो जो भी अब सपोज कीजिए आपका जो उत्सर्जित पदार्थ है ना, तो उत्सर्जित पदार्थ यदि कोई आपकी कोशिका के अंदर या कहीं ऑर्गन्स में बनता है तो उन उत्सर्जित पदार्थों को ये संवहन करके ट्रांसपोर्ट करके उत्सर्जित अंग तक पहुंचाता है और वहां से ये निकलवाने में सहायता करेगा। ठीक है। निष्कासन करता नहीं है, करवाता है। कैसे? जैसे सपोज कीजिए आपका यूरिया है ना, यूरिया आपके नेफ्रॉन में बनता है, मतलब बनता तो यकृत में, सॉरी कहाँ बनता है? यकृत में। तो यकृत से जो यूरिया होता है ना वो आपके ब्लड वेसल्स में डाल दिया जाता है और वहाँ से वो ब्लड वेसल से होता हुआ कहाँ जाता है? आपकी किडनियों में जाता है, वृक्काणु में जाता है और वहाँ छनकर वो मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है। तो उनके निष्कासन में सहायता कर लेना आप। निष्कासन नहीं करेगा, निष्कासन में सहायता। ठीक है। उनके निष्कासन में क्या करता है? सहायता करता है।
चोटों की मरम्मत। अब जैसे कई बार चोट लग जाती है तो जो हमारी WBC है ना, वो अपनी संख्या में ज़्यादा विभाजन तीव्र कर देती है। मतलब कोशिकाओं के विभाजन में कोशिकाओं का विभाजन करना प्रारंभ कर देती है। तो जब बहुत सारी कोशिकाएं आपके चोट लगे स्थान पर या घाव है या चोट है उस पर जब बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएंगी तो उस पर अपना जो मांस है वो बन जाएगा, मतलब उसकी मरम्मत हो जाएगी, रिपेयरिंग हो जाएगी। तो चोटों की मरम्मत भी करता है ये ना। नेक्स्ट, हमें रोगों से बचाता है। अब रोगों से कैसे बचाएगा बोलिए, कि हमारे जो रक्त है उसमें WBC है, और WBC को ना आप सैनिक कोशिकाओं बोलते हैं। याद कीजिए, आप लिख लेना और नोट कर लेना चाहे तो कहीं भी। जो WBC है ना, WBC उसको आप सैनिक कोशिका बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? सैनिक कोशिका, सैनिक, है ना। अच्छा, एक कार्य और हो जाएगा इसका, मुझे याद आ गया, अपमार्जक की तरह काम करती हैं। अपमार्जक की तरह कार्य करता है, अपमार्जक की तरह कार्य करता है। ठीक है, सुनिए, तो क्या है भाई, चोटों की मरम्मत करता है, रोगों से बचाव करता है। अब ये रोगों से कैसे बचाता है हमें वो समझना है हमें। भाई आपका जो ब्लड है ना उसमें WBC है, और WBC में आपके न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइट है। नहीं पढ़ी है आपने? कल ही तो पढ़ी है। तो न्यूट्रोफिल मोनोसाइट क्या करती थी, जो जीवाणु को मारकर नष्ट कर देती थी, तो वो हमें रोग करते थे। तो हमें रोगों से बचा रही है ना, ये ब्लड रोगों से बचाने में सहायता करता है ना, क्योंकि इसमें भक्षकाणु कोशिकाएं होती हैं। ताप को कंट्रोल करता है। हम समतापी प्राणी हैं, समतापी बोलते हैं। समतापी किसको बोलते हैं? जिनका टेम्परेचर हमेशा समान रहता है। हमारा टेम्परेचर हमेशा ही 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना, 37 डिग्री सेल्सियस रहता है ना हमेशा ही। क्यों? क्योंकि हम समतापी प्राणी हैं। देखिए, जैसे सर्दियों में बाहर का तापमान कम होता है, गर्मियों में बाहर का तापमान ज़्यादा होता है, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा ही समान होता है। तो हम समतापी प्राणी हैं। तो समान टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए हेल्प करता है हमारा ब्लड। अब ये एक अच्छा टॉपिक है, इसको मैं कभी एक्सप्लेन करूँगा आपको कि हम अपने तापमान को समान कैसे बना पाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, कभी एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, सुनिए। अब रुधिर स्कंदन में सहायता तो करेगा ही, क्योंकि इसमें प्लेटलेट्स होती हैं, और प्लेटलेट्स रुधिर स्कंदन में क्या करती हैं? मदद करती हैं। ऊर्जा निर्माण में भी सहायक है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा आपके कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऊर्जा जब तक नहीं बनेगी जब तक ये ऑक्सीजन को नहीं लेके जाएगा और पोषक पदार्थ को नहीं लेके जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और ये अपमार्जक की तरह काम करता है। अपमार्जक यानी कि मेहतर, मेहतर बोलते हैं ना, जो साफ सफाई करते हैं ना उसको हम मेहतर बोलते हैं, और उसी को अपमार्जक भी बोलते हैं। अपमार्जक क्या शब्द है यहाँ पे, कि जो नष्ट कर दे, उनको साफ सफाई कर दे। तो जो हमारे ये भक्षकाणु कोशिकाएं, भक्षकाणु कोशिका एक प्रकार से अपमार्जक ही तो हैं। ठीक है, और जैसे हमारी कुप्फर कोशिका है वो मृत RBC को नष्ट करती है, RBC को नष्ट करती है। ऐसी हमारी ये न्यूट्रोफिल वगैरह ये भी जो हानिकारक पदार्थ हैं उनको नष्ट करते हैं। तो एक प्रकार से अपमार्जक की तरह भी काम करता है। ठीक है, तो ये है हमारे रक्त के कार्य। नोट कर लिए, 10 कार्य मैंने आपको लिखाए रक्त के बारे में, लिख लिए सभी ने? चलिए, तो ये आपका जो ब्लड है उसमें ब्लड का जो पूरा क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, और हमने रक्त के कार्य भी देख लिए हैं। ठीक है, अब चलेगा आपका इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका नाम है रुधिर स्कंदन। रुधिर स्कंदन, है ना भाई, जिसको आप बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉटिंग, रुधिर स्कंदन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़े से नोट्स लिख लेते हैं, और उसके बाद में आपको बहुत अच्छे तरीके से आज आपको सिखाऊंगा कि आखिर कैसे आपके रुधिर का थक्का जमता है। बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, लेकिन आपके लिए पहले मैटर चाहिए। ठीक है, ताकि आप जो मैं वर्ड बोलूँ ना उन वर्ड को आप कैच कर पाएँ और उनको आसानी से समझ पाएँ। ठीक है, चलिए, तो रुधिर स्कंदन हेडिंग लगा लीजिए आप, जिसको आप ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। लिखिए इसमें
रुधिर वाहिका से बाहर आते ही रुधिर के अवयव जैल रूपी संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं इसे थक्का कहते हैं। व इस क्रिया को स्कंदन कहते हैं। ये परिभाषा है, लिख लीजिए एक बार, है ना, स्कंदन कहते हैं। अब लिखेंगे हम प्रक्रिया कि ये प्रक्रिया कैसे, मतलब रुधिर स्कंदन या ब्लड क्लोटिंग होती कैसे है। तो लिखिए, रुधिर स्कंदन की प्रक्रिया तीन चरणों में होती है। बहुत नॉर्मल प्रोसेस है, बहुत नॉर्मल प्रोसेस है ना, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगी। रुधिर स्कंदन की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। सबसे पहला है प्रोथ्रोम्बिनेज, ओब्लिक प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण। पहला स्टेप है प्रोथ्रोम्बिनेज यानी कि प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण। नेक्स्ट है प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना। प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना। और थर्ड है फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में बदलना। ठीक है, ये 3 स्टेप हैं जिनसे हमारी पूरे ब्लड की क्या होती है, क्लोटिंग होती है। लिख लिया सभी ने। और जो पीछे रह जाए करे ना, वो स्क्रीनशॉट तो आप कभी भी ले सकते हैं, खैर इसका, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डेफिनेशन हमने कर ली भाई। रुधिर स्कंदन की परिभाषा हमने देख ली, इसके स्टेप हमने देख लिए। अब हम एक एक स्टेप का डिटेल से अध्ययन करते हुए चलेंगे। चलिए साहब, तो फर्स्ट आप हेडिंग लगाइए नंबर 1, प्रोथ्रोम्बिनेज ओब्लिक प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण। ठीक है, लिखिए इसमें रुधिर वाहिका में स्कंदन कारक
निष्क्रिय रूप में होते हैं, निष्क्रिय रूप में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब ऊतक की क्षति होती है तो रुधिर वाहिका से बाहर आता है, तो प्लेटलेट्स वायु के संपर्क में आने पर टूट जाती हैं व थ्रोम्बोप्लास्टिन, अंडरलाइन करना थ्रोम्बोप्लास्टिन को, थ्रोम्बोप्लास्टिन पदार्थ मुक्त करती हैं, जो स्कंदन कारक 7 व 10, स्कंदन कारक 7 व 10 को सक्रिय कर देता है, जो कैल्शियम के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिनेज का निर्माण करते हैं। सेकंड है प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना। लिखिए इसमें प्रोथ्रोम्बिनेज की उपस्थिति से निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल जाता है। थर्ड है फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में बदलना। ये तीसरा लास्ट स्टेप है, फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन बदलना। देखिए फाइब्रिनोजन प्लाज्मा में घुलनशील होती है, जो
थ्रोम्बिन की सहायता से अघुलनशील 1 लाख फाइब्रिन रेशों में बदल जाती है, 1 लाख फाइब्रिन रेशो में बदल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लगाकर फाइब्रिन रे से कटे भाग पर जमा होकर एक जाल बना लेती हैं, जिसमें रक्त कणिका फंस जाती हैं और थक्का जम जाता है। तो ये छोटी सी प्रोसेस है भाई, 2 मिनट का टाइम है आपके लिए, इसको फटाफट से लिख लीजिए। लिख लिया? आराम से लिख लो। है छोटी सी प्रक्रिया है केवल ब्लड क्लॉटिंग की। फटाफट से लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लेना भाई, जो बच्चे पीछे रह जाएं। चलिए मिटा दूँ अब, है ना? स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, बाद में कर लेना। अब आप ध्यान से सुनना भाई कि आखिर ये ब्लड क्लॉटिंग होती कैसे है, रक्त का थक्का जमता कैसे है। सुनिए, देखो भाई, होता क्या है कि भाई आपकी ब्लड वेसल्स है,
रक्त वाहिका है ना, उन रक्त वाहिकाओं में रक्त फ्लो होता है, रक्त बहता है, लेकिन ब्लड वेसल्स के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता। रीजन वहाँ पे हेपेरिन प्रेजेंट होता है ना, हेपेरिन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब सुनो मेरी बात, अब जैसे ही सपोज कीजिए आपके कहीं भी कट लग गया, कट का मतलब है आपके ऊतक की क्षति हो गई, क्षति माने नुकसान हो गया, कट लग गया, तो यदि किसी ऊतक की क्षति हो जाती है तो वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है वो भी कट जाती है, और यदि ब्लड वेसल्स कट जाती है तो उससे कौन बाहर निकलेगा, ब्लड निकलता है ना, ब्लड। लेकिन जो ब्लड है ना 2, 4, 5, 6, 7 मिनट बाहर निकलता है, उसके बाद ब्लड का निकलना हो जाता है बंद, हो जाता है ना, और जहाँ से ब्लड निकलता है ना वहाँ पे एक पदार्थ सा जमा हो जाता है, हम सभी ने देखा है, तो हम उसको बोलते हैं रक्त का थक्का। क्या बोलते हैं उसको, रक्त का थक्का। अब ये थक्का जमा कैसे, केवल हमें वही पढ़ना है आज। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन की बात करता हूँ कि रुधिर का थक्का होता क्या है, परिभाषा क्या होती है, सुनिए स्कंदन की, सुनना भाई, कि जैसे ही आपका रुधिर, यदि रुधिर वाहिका से बाहर निकले और यदि वो रुधिर जेल जैसी संरचना में बदल जाए तो आप उस जेल रूपी संरचना को कहते हैं थक्का, और इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं रुधिर स्कंदन। बहुत सिंपल है ना। देखो भाई, आपके कहीं भी कट लगा, ब्लड बाहर निकला, अच्छा ब्लड तो होता है प्योर लिक्विड होता है ना, लेकिन प्योर लिक्विड जो ब्लड है ना, जैसे ही वो शरीर से बाहर निकलता है, ब्लड वेसल से बाहर आता है, तो कुछ देर बाद वो सेमी सॉलिड रूप में आ जाता है, अर्ध ठोस रूप में। तो जो सेमी सॉलिड रूप है ब्लड का, हम तो उसको कहते हैं थक्का, और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रुधिर स्कंदन बोलते हैं। तो ये तो हुई डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं कि ये रुधिर का थक्का जमा कैसे। तो देखिए भाई, 3 स्टेप है आपके रुधिर का थक्का जमाने में, 3 स्टेप। सुनो मैं आपको बता दूं, आपको पता है ना कि आपके प्लाज्मा में इम्पॉर्टेंट रूप से फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट है। बोलो कौन प्रेजेंट है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट है ना। चलिए, तो दोनों की दोनों कैसे हैं, एक बात मुझे आप बताओ। अब मैं आपसे कहूँ कि एक शब्द तो मैं कह रहा हूँ आपसे प्रोथ्रोम्बिन, और एक मैं कह रहा हूँ आपसे फाइब्रिनोजन, कह रहा हूँ ना। ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन दोनों ऐसे पदार्थ हैं जो रुधिर स्कंदन में सहायता करते हैं। मैं जब प्लाज्मा पढ़ा रहा था तब आपको बताया था, है ना। देखो एनसीईआरटी में फाइब्रिनोजन लिखा हुआ है, वही लिखना है आपको, लेकिन उसमें कौन भी प्रेजेंट होता है, प्रोथ्रोम्बिन भी होता है। ये दोनों पदार्थ रुधिर के थक्का जमाने में सहायता करते हैं। लेकिन एक बात सोचो ना आप, अरे ये तो प्रोथ्रोम्बिन और ये फाइब्रिनोजन है, इसमें प्रो लगा हुआ है, इसमें नोजन लगा हुआ है, तो दोनों कैसे पदार्थ हैं, अभी ये इनएक्टिव पदार्थ हैं। कैसे पदार्थ हैं बोलिए, इनएक्टिव पदार्थ हैं। बोलो है कि नहीं, बताइए मुझे। इनएक्टिव पदार्थ हैं ना दोनों, कौन कौन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके ब्लड में, स्पेशली प्लाज्मा में, ठीक है। तो एक बात मुझे बताओ, क्या तुम्हें इनको सक्रिय करने की आवश्यकता नहीं है पहले? बिल्कुल आवश्यकता है ना सक्रिय करने की, ठीक है। सक्रिय करना पड़ेगा ना आपको प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ठीक है। तो आप इनको सक्रिय कर दीजिए, आपके रक्त का थक्का जम के तैयार। यही पढ़ना है। तो सुनिए भाई, सबसे पहले आपको प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करना पड़ेगा। किसको, प्रोथ्रोम्बिन को। अब एक बात मुझे बताओ, यदि मैं आपसे कहूं कि आपको प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करना है तो तुम्हें कोई ऐसे पदार्थ की आवश्यकता होगी ना जो इस प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करे। बोलो होगी कि नहीं होगी, बताओ मुझे, होगी ना। तो पहली जो स्टेप है ना, अपना पहला स्टेप है, वो याद कीजिए क्या है, प्रोथ्रोम्बिनेज, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण। अब समझ में आ गया पहला स्टेप क्यों है ऐसा, समझ में आ गया पहला स्टेप क्या है। पहले स्टेप में क्या होगा, आपको एक ऐसा पदार्थ बनाना है जो प्रोथ्रोम्बिन को क्या कर दे, सक्रिय कर दे। समझ गए। तो प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाला जो पदार्थ है उसका हमने एक नाम दे दिया
प्रोथ्रोम्बिनेज। क्या नाम दे दिया? प्रोथ्रोम्बिनेज, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक। अब तो समझ में आ गया होगा आपको पहला स्टेप, ठीक है, कि पहला स्टेप क्या है? प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण करो। बोलिए करने की आवश्यकता है कि नहीं? सबसे पहले आपका स्टेप यही होना चाहिए ना। अब सुनो, ये प्रोथ्रोम्बिनेज जो पदार्थ है वो बनेगा कैसे? अब ध्यान से सुनना। ये हुई साहब आपके ऊतक की क्षति। ऊतक की क्षति हो गई, हुई ना ऊतक की क्षति। अब जैसे ये ऊतक की क्षति होती है ना, इस ब्लड वेसल्स में से कौन बाहर निकलती है? बोलिए प्लेटलेट्स। कौन? प्लेटलेट्स बाहर निकलती है। अब ये जो प्लेटलेट्स होती है ना पट्टिकाणु, जैसे ही वायु के संपर्क में आती है, वायु के संपर्क में, तो ये टूट जाती है और टूट कर यह एक पदार्थ बनाती है और उस पदार्थ का नाम होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या नाम होता है? बोलिए थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये पहला पॉइंट है, लिखा हुआ है आपके। अब ये आरेख बना रहा हूं मैं, आरेख, ये आरेख भी आपको बनाना है बाद में। पहले आप समझ लीजिए कैसे बन रहा है रुधिर का थक्का, कि भाई सबसे पहले तो हमें एक ऐसे पदार्थ की आवश्यकता है जो प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करे, ठीक है। तो हमने अपनी हेडिंग लगा दी प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण। अब ये कैसे होगा कि जैसे ही हमारे कहीं भी कट लगा, ब्लड बाहर निकला, तो जैसे ही रक्त बाहर निकलता है तो प्लेटलेट्स भी तो बाहर निकलेंगी। तो ये प्लेटलेट्स जैसे ही वायु के संपर्क में आती हैं तो ये टूट जाती हैं और कौन सा पदार्थ बनाती हैं? बोलिए थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बनाती है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन पदार्थ पता है क्या करता है? ये थ्रोम्बोप्लास्टिन पदार्थ रुधिर स्कंदन कारक 7वां और रुधिर स्कंदन कारक 10वां, हमारे 13 रुधिर स्कंदन कारक होते हैं 13, उनमें से 7वें नंबर के और 10वें नंबर के रुधिर स्कंदन कारक को ये क्या कर देता है? सक्रिय कर देता है। क्या कर देता है? सक्रिय। जो पहले कैसे थे? निष्क्रिय। निष्क्रिय तो किसने किया इनको सक्रिय? थ्रोम्बोप्लास्टिन ने। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन किसने बनाया? प्लेटलेट्स ने। अब समझ में आ गई कि प्लेटलेट्स कैसे मदद करती है रुधिर का थक्का जमाने में, ठीक है। तो सबसे पहले प्लेटलेट टूटती हैं, टूटने से थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन 7वें नंबर के और 10वें नंबर के स्कंदन कारक को क्या करता है? सक्रिय। और ये जो हैं वो मिलते हैं कैल्शियम से। किससे? कैल्शियम से। ये दोनों स्कंदन कारक और थ्रोम्बोप्लास्टिन जब कैल्शियम से मिल जाते हैं ना तो आपके लिए बनता है प्रोथ्रोम्बिनेज। क्या बन गया अब ये? प्रोथ्रोम्बिनेज। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया आरेख के माध्यम से। बोलिए पहला स्टेप यही तो था कि प्रोथ्रोम्बिनेज बनाओ या प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक बनाओ। क्यों बनाना जरूरी है प्रोथ्रोम्बिनेज? क्योंकि आपके पास प्रोथ्रोम्बिन है जो निष्क्रिय रूप में है। समझ गए? तो प्रोथ्रोम्बिनेज बना लिया आपने। कैसे बना? कुछ नहीं था, ब्लड बाहर निकला, प्लेटलेट्स वायु के संपर्क में आई, टूट गई, थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त किया। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन रुधिर स्कंदन कारक 7वां और 10वें को सक्रिय कर देता है, जो कैल्शियम के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोथ्रोम्बिनेज बनाते हैं। अब ये प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करेगा भाई? ये प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करता है? आपके निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को, किसको? निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर देगा? बोलिए थ्रोम्बिन में। किस में कन्वर्ट कर देगा? थ्रोम्बिन में। तो थ्रोम्बिन कौन है? सक्रिय। कौन है थ्रोम्बिन? सक्रिय पदार्थ है। अब जैसे ही थ्रोम्बिन सक्रिय हुआ, भाई देखो पहले प्रोथ्रोम्बिन था जो निष्क्रिय रूप में था, तो इसको प्रोथ्रोम्बिनेज ने क्या कर दिया? सक्रिय। अब जैसे ये सक्रिय हुआ तो ये भी कोई ना कोई काम करेगा, करेगा ना। तो ये पता है क्या काम करता है? अरे भाई आपकी फाइब्रिनोजन भी तो है अभी, कैसी? निष्क्रिय। तो ये थ्रोम्बिन पता है क्या करता है? ये थ्रोम्बिन क्या करता है? जो फाइब्रिनोजन होती है, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, इस फाइब्रिनोजन को ये कन्वर्ट कर देता है
फाइब्रिन में। किसमें? फाइब्रिन में। और जो फाइब्रिन होता है ना वो आपका ऐसा एक प्रकार के धागे जैसी संरचना है, धागे जैसी। ये फाइब्रिन है ऐसे, है ना। तो ये जो फाइब्रिन होता है ना वो एक क्या बना लेता है? जाल बना लेता है। और जाल बना लेता है तो आपके लिए क्या बन जाता है? रक्त का थक्का जम जाता है। क्या बन जाता है? बोलिए, रक्त का थक्का। यहाँ तक दिख रहा है आपको? चलिए अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सुनिए भाई, अब जरा ध्यान से सुनना आप कि ये पूरे ब्लड क्लोटिंग का एक आरेख है जो आपको बनाना है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। समझो पहले आप क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको प्रोथ्रोम्बिनेज बनाना है। चलिए साहब बना लिया प्रोथ्रोम्बिनेज। अब जब आप प्रोथ्रोम्बिनेज बना लेंगे तो उसका कोई ना कोई काम होगा। अब काम क्या होगा यार? अरे प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल दो, काम हो गया साहब। अब जब आपने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल दिया तो इसका भी तो कोई काम होगा। तो ये थ्रोम्बिन पता है क्या करता है? ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन को फाइब्रिन में बदल देता है। अब जरा ध्यान से सुनो, ये आपकी ब्लड वेसल्स है ब्लड वेसल्स, और यहाँ से इसमें कट लग गया, कट। तो पहले क्या था? जो ये रक्त था ना, अब इसमें आपकी ब्लड सेल्स वगैरह ये ऐसे बाहर निकल रही हैं, मतलब रक्त बाहर निकल रहा है। तो ये जो फाइब्रिनोजन है वो इस प्लाज्मा में घुलनशील था, मतलब दिखाई नहीं देता था, दिखाई नहीं देता था। जब आपकी फाइब्रिनोजन प्रोटीन निष्क्रिय रूप में होती है ना तो ये रक्त में घुली हुई होती है, दिखाई नहीं देती। लेकिन जैसे ही इसको थ्रोम्बिन सक्रिय करता है तो ये धागे रूपी संरचना में बदल जाती है, ऐसे धागे रूपी संरचना में, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, क्या ये धागे, देखो अब ये धागे हैं वो कौन है? फाइब्रिन है, मतलब सक्रिय रूप है। अरे फाइबर मीन रेशा होता है ना, फाइबर मीन क्या होता है? रेशा। तो तभी तो इसको फाइब्रिनोजन नाम दिया गया है। ये रेशे जैसी संरचना होती है, धागे जैसी। अब ये जो धागे हैं ना ये आपके यहाँ पर एक जाल नहीं बना लेंगे क्या? बताओ मुझे, ऐसा जाल नहीं बना लेंगे क्या कटे हुए स्थान पे? अरे धागे जमा हो गए, ये ऊपर ऐसे जा रहे थे, धागे भी तो साथ निकलेंगे। तो धागे ऐसे ऐसे करके एक जाल बना लेते हैं, और इस जाल में क्या होगा? अब आपके जो ब्लड सेल्स निकलेंगी वो इसमें ऐसे जमा होती जाएंगी, जमा हो गई यहाँ पे। अरे भाई अब ये धागे इसको बाहर थोड़ी निकलने देंगे, अब तो ये जाल बन गया ना, तो ये ब्लड सेल्स आपकी यहाँ पे जमा हो जाएंगी, और इसी को आप क्या बोल देंगे? थक्का। क्या बोल देंगे? थक्का बोल देंगे। ऐसे जमता है ब्लड। कितना सिंपल प्रोसेस है, बोलिए कितना सिंपल है। अरे कुछ नहीं है, 3 स्टेप है। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? प्रोथ्रोम्बिनेज बनाएंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई आप प्रोथ्रोम्बिनेज बनाएंगे कैसे, तो आपका आंसर सुनिए। आप बोलेंगे सर इट इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस। कैसे? कि भाई जैसे हमारा रुधिर वाहिका कटी, हमारी प्लेटलेट्स वायु के संपर्क में आएंगी, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त करेंगी, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन 7वें और 10वें नंबर के कारक को सक्रिय कर देंगी, और ये कैल्शियम के साथ मिलकर क्या बना लेंगे? प्रोथ्रोम्बिनेज। बन गया प्रोथ्रोम्बिनेज। अब क्या होगा कि सर जो हमने प्रोथ्रोम्बिनेज बनाया है ना वो हमारे प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देगा। तो वेरी सिंपल, प्रोथ्रोम्बिन को ये किस में कन्वर्ट कर रहा है? थ्रोम्बिन में। अब जब आपने थ्रोम्बिन बना लिया तो अब आप मेरे से बोलेंगे सर अब पता है लास्ट में क्या होने वाला है, कि जो हमने थ्रोम्बिन बनाया है ना ये हमारी फाइब्रिनोजन प्रोटीन को, जो कि घुलनशील अवस्था में है, कैसी अवस्था में है? घुलनशील अवस्था में। तो उस फाइब्रिनोजन घुलनशील अवस्था की प्रोटीन को ये 1 लाख लिखाया था ना मैंने, मतलब सिंगल सिंगल रेशों में बदल देता है, यानी कि फाइब्रिन में बदल देता है। और फाइब्रिन अघुलनशील होती है, जो रक्त में स्पष्ट रूप से तैरती हुई नजर आती है। और कैसे रूप में? ऐसे धागे के रूप में। और ये धागे हमारे इस कटे हुए भाग पे एक जाल बना लेंगे, कटे हुए भाग पे एक जाल बना लेंगे, और इस जाल में जो हमारी रक्त कणिकाएं वो फंस जाएंगी, और धीरे धीरे यहाँ पे क्या बन जाएगा? रक्त का थक्का जम जाएगा। क्या जम जाएगा? रक्त का थक्का जम जाएगा। तो ऐसे रक्त का थक्का जमता है भाई। बोलिए क्या दिक्कत है आपको ब्लड क्लोटिंग में? एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है, समझ गए? चलिए तो अब इसका आप आरेख बना लीजिए 2-4 मिनट में।
आरेख को बना लीजिए, फटाफट छाप लीजिए आरेख को भाई। बना लिया होगा सभी ने, तो समझ जाएंगे ना आप ब्लड क्लोटिंग की प्रोसेस को आरेख के माध्यम से भी। बहुत सिंपल है ना भाई। 3 स्टेप हैं। सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिनेज बनाओ, फिर प्रोथ्रोम्बिनेज बनाएंगे तो यार कोई ना कोई काम के लिए तो बनाया है। किस काम के लिए? निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने के लिए। अब आपने कोई वजह से तो इसको सक्रिय किया होगा, किस वजह से किया है? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन बदलने के लिए। अब फाइब्रिन भी आपने कोई मतलब से बनाई होगी, किस मतलब से? ये रेसें जो जम जाएंगी और थक्का जमा देंगे। बस इतनी सिंपल सी प्रोसेस है यार, ठीक है, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। बना लिए सभी ने? तो आरेख भी आपको बनाना है। इस आरेख के माध्यम से आप पूरे ब्लड क्लोटिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं भाई, ठीक है, पूरे आरेख के माध्यम से ही। ठीक है भाई, चलिए, तो ये बात हो गई। अब एक नोट लगा के आप पॉइंट लिख लेना। एक पॉइंट लिख लो नोट लगा के। अब क्या पॉइंट लिखना वो लिखिए। सामान्य रुधिर बहने का समय 3 से 6 मिनट। सामान्य रुधिर स्कंदन समय 3 से 8 मिनट। 2 डेटा आप लिख लीजिए कि रुधिर बहने का जो सामान्य समय होता है वो 3 से 6 मिनट का होता है, और सामान्य रुधिर स्कंदन का जो समय है वो 3 से 8 मिनट का होता है। अब इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, समझो मेरी बात को। मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लीजिए मेरी चोट लग गई, तो यदि मेरा रक्त 6 मिनट तक बंद नहीं हुआ तो ये नॉर्मल बात है, मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे आप मेरी बात को? देखो, आपने एक रोग सुना है हीमोफीलिया। वो एक ऐसा रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है ना। अब सुनो, यदि किसी व्यक्ति के 10-11 मिनट तक रक्त का थक्का नहीं जमे तो वो उसकी नॉर्मल मतलब एबनॉर्मलिटी में आ जाएगी, डिजीज कंडीशन में आ जाएगी। तो किसी भी व्यक्ति का सामान्य जो समय है रुधिर बहने का वो 3 से 6 मिनट का हो सकता है। यहाँ तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो रुधिर स्कंदन का समय है ना वो 3 से 8 मिनट का होता है।
मतलब रुधिर का थक्का किसी व्यक्ति के 4 मिनट में जम जाएगा, किसी के 5 मिनट में, अधिकतम 8-10 मिनट तक रुधिर का थक्का जम सकता है। यदि उसके बाद तक नहीं जमता है तो आपको दिखाने की ज़रूरत पड़ती है ना। ये 2 डेटा हैं केवल, ठीक है। तो ये अपना ब्लड क्लोटिंग कंप्लीट है। और कल के टॉपिक में हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में। कल की क्लास ना आपकी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपने कभी भी नहीं पढ़ी होगी ऐसी क्लास। मैं आपको सिखाऊंगा ब्लड ग्रुप निकालना, कैसे ब्लड ग्रुप ज्ञात करते हैं। कल के लेक्चर में पढ़ेंगे इसको भाई, ना बिल्कुल ब्लड ग्रुप निकालना सिखाऊंगा आपको कि आप ब्लड ग्रुप कैसे ज्ञात कर सकते हैं और कैसे हमारे ब्लड ग्रुप आते हैं। तो इसके बारे में कल डिटेल से चर्चा करेंगे हम।